हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आप लोग की कॉमर्स की एमसीक्यू की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके मॉक टेस्ट आ रहे थे, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बाद में इसको रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ये आपकी मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। इसका जो थ्योरी थी वो पहले ही आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें कि क्या होता है मटेरियल कंट्रोल, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, उस पर आपकी डिटेल में मैंने थ्योरी आप लोग को पढ़ाई थी और उसके जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो भी मैंने आप लोग को उसमें बताए थे। आज उसी से रिलेटेड आपकी जो एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, वो रहने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको थोड़ी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में इसकी डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है। अब उसी के ही आपके किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अभी के जो पेपर आपका यूपीएससी का हुआ था, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का, जैसे क्वेश्चन इसमें आए थे वैसे ही आपके इसमें भी आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व, जो सामग्री नियंत्रण होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कि मटेरियल को कंट्रोल करने की जब हम बात करते हैं तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो मटेरियल कंट्रोल में रहता है कि उसका कंट्रोल इस तरह से आपको करना है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप उसको सामग्री का कंट्रोल रखिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा ना तो आपके पास स्टॉक में आ जाए, ना तो बहुत कम स्टॉक हो, वेस्टेज ना हो। तो उससे रिलेटेड हो जाता है मटेरियल कंट्रोल। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर जो मटेरियल कंट्रोल की हम बात करेंगे तो वहाँ पर तीनों ही चीज़ें आपकी शामिल हो जाती हैं। परचेज भी कि कितना हमको क्रय करना है, कितना हमको स्टोर करना है और किस कहाँ से हमें उसे इशू करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि कई जब आपकी ऐसे प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, प्रक्रिया लागत विधि जिसे कहा जाता है, तो उसमें आपकी आ, कई प्रोसेस में होकर के जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो करता है। या तो बैच कॉस्टिंग हो रही है समूह में, तो कई चीजें एक साथ उत्पादित हो रही, तो सब दिन का अलग अलग इशू करना पड़ेगा। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितना हमें इशू करना है। तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। तो जो जहाँ पर नहीं लिखा हो नॉट, इसको जरूर ध्यान दिया करिए, अक्सर यही पे गलती हो जाती है। पूछा है क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अधिशेष और अपचलन को कम करना, ओवर स्टॉकिंग का समर्थन करता है, इन्वेंट्री में निवेश को कम करना, सामग्री का कुशल भंडारण। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य नहीं होगा। तो मिनिमाइज सरप्लस एंड ऑब्सोलेंस। तो ये तो आपका रहता है कि मिनिमाइज करना सरप्लस, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हम ना इकट्ठा करके रख लें स्टोर, तो वहां पर स्टोरेज की आपकी लागतें बहुत आ जाएंगी, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी बहुत ज्यादा। ऑब्सोलेंस ना ही इतनी ज्यादा आप ले लीजिए कि अब मार्केट में उसका चलन बदल गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो आप स्प्लिट हो गई या खराब हो गई, तो दोनों ही चीजें ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। सपोर्ट ओवर स्टॉकिंग, जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है कभी ओवर स्टॉक को सपोर्ट नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास रख लीजिए, बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक करिए। तो वहां पर क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल आपकी फंसी रहेगी उसमें, अपस्लित हो सकता है वहां पर, या फिर खराब हो सकता है, उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा, वहन लागतें, स्टोरेज की कॉस्ट ये सब बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये ओवर स्टॉकिंग को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्वेंट्री कंट्रोल, यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है। मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस सप्लाईज, अवॉइड वेस्टेज। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ये पूछा गया था। तो निवेश को कम करता है, करेक्ट है। बहुत ज्यादा इस तरह का रखा जाता है, जैसे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाए थे। प्री ऑर्डर लेवल है या मैक्सिमम है, मिनिमम है, डन लेवल है। उसके बेसिस पे हमें ये रहता है कि हम इतना रखें जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारा जो हो, जितनी हमारे पास वर्किंग कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग रहे। तो निवेश को कम करता है। निरंतर आपूर्ति, कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहे, सप्लाई ना रुके जिससे कि प्रोडक्शन ना रुकने पाए। अवॉइड वेस्टेज, अपव्यय से बचना। तो ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। यानी ये तीनों ही क्या होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सी इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीक नहीं है? एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू, स्टॉक लेवल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या टेक्निक नहीं है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो एबीसी एनालिसिस भी होती है, ईओक्यू भी होता है, और स्टॉक के जो लेवल आपके मिनिमम है, मैक्सिमम है, एंट्री लेवल है, या फिर जो आपका रीऑर्डर पॉइंट है, ये सारे लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है, अचल संपत्तियों का उपयोग, यहाँ अचल संपत्ति की बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि स्टॉक जो होता है आपका, इन्वेंट्री जो होती है वो किस तरह की एसेट होती है? जो इन्वेंट्री होती है वो आपकी करंट स्टॉक होती है, सॉरी करंट एसेट होती है। तो यहाँ पर करंट एसेट की बात की जा रही है, तो फिक्स की बात ही नहीं आएगी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये कोई टेक्निक नहीं है, बाकी ये तीनों ही क्या है, टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस या एबीसी विश्लेषण क्या होता है? प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करता है, कम मूल्य की वस्तुओं पर अधिक जोर दिया जाता है, उच्च मूल्य की वस्तुओं पर कम ध्यान दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो एबीसी एनालिसिस में क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी बन जाती हैं, ए, बी और सी। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, ऑलवेज रिस्क कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या चीज रहेगी कि इंश्योर्स इफेक्टिव कंट्रोल, या फिर मोर एम्फेसिस गिवन ऑन लो वैल्यू आइटम्स, लेस कंसंट्रेशन ऑन हायर वैल्यू आइटम्स, नन ऑफ दीज। तो जब हम एबीसी एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पर इफेक्टिव कंट्रोल को इंश्योर करती है। तो ये आपके 2 पॉइंट जो बी और सी कह रहे हैं इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। यहाँ पर ये रहता है कि इंश्योर करती है कि कैसे आप अच्छे ढंग से इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ए बी सी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 3 ग्रेड की तरह की वस्तुएं हो जाती हैं। ए में जो आती हैं वो सबसे ज्यादा जो आपकी, अगर हम ए की बात करें तो ऐसी वस्तुएं हो जाती हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपके है मूल्यवान होती है। जैसे कि गोल्ड की बात की जाए, अगर सोना जो होता है तो वहाँ पर क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है, उसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। तो ए में किस तरह की वस्तुएं आ जाती हैं जिनकी क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन क्वालिटी ज्यादा होती है। बी की अगर हम बात करें तो बी में क्या रहता है, मध्यम स्तर रहेगा। और सी में क्या रहता है, जहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी जो ये कहें कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, लेकिन मूल्य जो होता है उनका कम होता है। तो इस तरह से ग्रेड जो होता है तीनों डिवाइड होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस जो है उसकी कौन कौन सी कैटेगरी की आती है? एक्स, वाई, जेड, सी। तो यहाँ पर ना एक्स आएगा, ना वाई आएगा, ना जेड आएगा, सी आ जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए कैटेगरी इंक्लूड्स, अभी जो मैंने आपको समझाया तीनों कैटेगरीज के बारे में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो ए कैटेगरी होती है, ए श्रेणी में क्या चीजें शामिल होती हैं? यहाँ पे एक नहीं होगा, ए रहेगा। तो ए श्रेणी होती है, एक कैटेगरी है, उसमें किस तरह की वस्तुएं आएंगी? उच्च मूल्य वाली, मध्यम मूल्य वाली, कम मूल्य वाली, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें कैसी किस तरह की वस्तुएं आती हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू से रिलेटेड हो जाती है। जैसे कि गोल्ड की बात एग्जांपल मैंने दिया आपको कि हायर वैल्यू आइटम जिनका मूल्य ज्यादा होता है, क्वांटिटी तो कम होती, कम मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ पर मूल्य बहुत उनका ज्यादा होता है, वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो मॉडरेट वाला बी हो जाएगा और लोअर लेवल हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस इंश्योर्स, तो यहाँ पर ये क्या सुनिश्चित करता है? एबीसी विश्लेषण क्या सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम कुल लागत रहे, उच्च निवेश हो, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर कम ध्यान दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो एबीसी एनालिसिस किस चीज को मेनली देखेगा? यहाँ पर मिनिमम टोटल कॉस्ट, यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट इसको लेना देना नहीं है, ना ही लेस कंसेंट्रेशन और हायर वैल्यू आइटम्स। यहाँ पर मेनली वो ये देखता है कि हमारी टोटल कॉस्ट, क्योंकि तीनों ही तरह की प्रोडक्ट जो होते हैं, ए के हों, बी के हों या सी के हों, आपके प्रोडक्शन में तीनों का ही यूज होना है। तो लेकिन हमें इस तरह से आपस में उनका तालमेल कहेंगे या इतनी क्वांटिटी को ध्यान में रखना है जिससे कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम आए। क्योंकि किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखें। जितनी कम आपकी कॉस्ट होगी उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट जो होती है उसको मिनिमाइज करना ही एबीसी एनालिसिस का मेन एम भी कहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ईओक्यू कंसिडर्ड। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ईओक्यू से रिलेटेड। तो ईओक्यू जो होता है उसमें किस चीज पर विचार किया जाएगा? ऑर्डर कॉस्ट पर, कैरिंग कॉस्ट पर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉट बी। तो ईओक्यू है, ईओक्यू का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है मैंने वहां पर आपको बताया भी था, जिसकी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो वहां पर ये आपका होल रूट हो जाता है। उसके बाद इसमें
2 ये आपका रहेगा ही रहेगा। आर क्या हो जाता है, एनुअल रिक्वायरमेंट, जो जितनी सामग्री चाहिए है वार्षिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एनुअल ली जाती है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हो जाती है, इसे CO लिखते हैं शॉर्ट में, और यहाँ पर CH या फिर CC भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग CH मीन होगा, C लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग हो जाएगा, तो CC भी लिखा हो सकता है, CH भी लिखा हो सकता है, दोनों सही है। तो यहाँ पर ये हो जाता है EOQ का फॉर्मूला। अब अगर हम आते हैं यहाँ पर कि EOQ में किस चीज़ को शामिल किया जाता है, यहाँ पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आपकी CO हो गई, और कैरिंग कॉस्ट ये आपकी यहाँ पर CH या CC हो गई। तो ये आपकी दोनों ही चीजें शामिल की जाएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑर्डर लेवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आगे आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिन कार्ड से रिलेटेड भी हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ अराइजेस वेयर। EOQ तब उत्पन्न होता है, यानी कि EOQ कब जो है आएगा, ऑर्डर कॉस्ट इज हायर देन कैरिंग कॉस्ट, carrying cost is higher than ordering cost is equal to carrying cost should be minimum। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि EOQ को हिंदी में अगर कहें, वैसे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, हिंदी में मितव्ययी आदेश मात्रा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, पूरा भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर मितव्ययी आदेश मात्रा जो होती है, यानी कि ऐसी ऑर्डर हम अपना बनाएं जिसमें कि कम से कम हमारी कॉस्ट आए। इकोनॉमिक का मतलब यही है मितव्ययी हो जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कहें तो ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। कब उसकी बात आती है, जब ऑर्डर कॉस्ट जो होती है वो कैरिंग कॉस्ट के बराबर हो जाती है, यानी कि आपने इतना ज़्यादा मात्रा में कर लिया कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर करने की जो लागत है, आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो उनके बराबर हो गई है, तब वहाँ पर अराइज होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट डजंट इंक्लूड। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा कि आदेश लागत में शामिल नहीं है। यहाँ पर डजंट इंक्लूड, तो एक चीज कोई होगी जो नहीं इंक्लूड होगी, बाकी 3 आपकी इंक्लूड होगी, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग गुड्स, माल की निरीक्षण करने की लागत। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, माल प्राप्त करने की लागत। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की लागत। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की लागत। तो जब किसी चीज़ को आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उसकी मूल्य में जुड़ जाती हैं। ऑर्डर करने की जो लागत आती है, तो यहाँ पर उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं और क्या नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका डजन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें आपकी इंश्योरेंस जो होता है, बीमा की लागत को शामिल नहीं किया जाता। बाकी आपके इंस्पेक्टिंग गुड्स, रिसीविंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों को ही शामिल करेंगे, इंश्योरेंस को शामिल नहीं करते। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आगे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड ऑर्डर कॉस्ट इज। ऑर्डर के आकार और ऑर्डर लागत के बीच का संबंध क्या होता है। ऑर्डर साइज यानी कि एक बार में कितना आप क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर साइज हो जाता है। पॉजिटिव, इनवर्स, नो रिलेशन, नन ऑफ दिस। तो ऑर्डर साइज और ऑर्डर कॉस्ट में क्या रिलेशन आपस में होता है, तो वो आपका इनवर्स हो जाता है, व्युत्क्रम होता है। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि अगर ऑर्डर साइज आपका बहुत बड़ा होगा तो ऑर्डर कॉस्ट भी क्या होती है। एक जो लेवल्स रखे गए हैं या ऑर्डर पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं, उसका मेनली रीजन यही होता है कि कितना आप ऑर्डर करें एक बार में, जिससे कि कॉस्ट आपकी कम से कम आए, इसलिए यहाँ पर इनवर्स माना गया है कि व्युत्क्रम में होता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ EOQ। जो EOQ है उसकी सीमा नहीं है। उपभोग की दर स्थिर नहीं हो सकती है, ऑर्डर करने की लागत स्थिर नहीं हो सकती है, वहन करने की लागत स्थिर नहीं हो सकती, या फिर ऑर्डर आकार और वहन करने की लागत के बीच व्युत्क्रम संबंध। यहाँ पर जो EOQ है उसकी क्या लिमिटेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट ए लिमिटेशन पूछा। रेट ऑफ कंजम्पशन मे नॉट बी कांस्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मे नॉट बी कांस्टेंट, कैरिंग कॉस्ट मे नॉट बी कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट। तो क्या इसकी लिमिटेशन नहीं होगी, तो आपकी यही वाली लिमिटेशन नहीं होती है कि इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट में, आपस में क्या है, उसमें व्युत्क्रम संबंध है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। मतलब क्या है कहने का कि EOQ जब हम निकाला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही चीज़ है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर करें कि कॉस्ट कम आए। मेन ही उसका एम ही यही है, ऑब्जेक्टिव ही यही होता है EOQ का, कि हम एक बार में कितना ऑर्डर करें कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए।
तो निकाला ही इसलिए जाता है, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है, इसकी लिमिटेशन है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि पहला पॉइंट, आपका कंजम्पशन रेट स्थिर नहीं हो सकता है, चेंज होता रहेगा। ऑर्डर करने की लागत भी स्थिर नहीं होगी, क्योंकि जो है आप एक इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर चीजें बदलती रहती हैं। शॉर्ट पीरियड में आपका कुछ भी स्थिर नहीं होगा, सब कुछ जो है चेंज होता ही रहेगा। वहन करने की लागत, कैरिंग कॉस्ट भी आपकी बदलती रहेगी। तो यहाँ पर डी वाला पॉइंट है, लिमिटेशन नहीं है, बाकी तीनों लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरिंग कॉस्ट? निम्नलिखित में से कौन वहन करने की लागत नहीं होगी? जिस तरह से आपकी क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं थी, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या कैरिंग कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, भंडारण की लागत, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की लागत, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन की लागत, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, सामग्री को संभालने की लागत। तो यहाँ पर क्या कैरिंग कॉस्ट में वहन लागत में नहीं आता है? कौन सी चीज हो जाएगी? तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसमें नहीं आएगी, विज्ञापन की लागत नहीं आएगी। जो बीमा इंश्योरेंस था ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल नहीं किया गया था, उसे किस में शामिल किया जाता है? उसे कैरिंग कॉस्ट में शामिल किया जाता है। वहन करने का मतलब क्या होता है? अब आपकी कोई जो है कुछ ऐसी चीज है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें जब सामान को आप लेकर के आते हैं जिससे कि आप कुछ और सामान को बनाएंगे, कोई कच्चा माल अगर आप रॉ मटेरियल लेकर के आए हैं, आपने मंगाया है, जिससे कि आप अभी और कुछ चीजें बनाएंगे, तो आपको हो सकता है वो इस तरह का हो कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में आपको उसे रखना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी टेम्परेचर हो सकता है। और उसको किस तरह से आपको रखना है, पैकेजेस बने होते हैं, बॉक्स में करके रखना है, या प्लास्टिक की उसमें रख सकते हैं। तो अलग अलग तरह से इसको देखा जाता है। उसके अलावा एक पूरा विभाग बनाया जाएगा जो कि उसके बारे में पूरी एक तरह से ये रिकॉर्डिंग रखेगा कि कितना इशू हुआ है, कितना आया है, किस तरह का है, क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, वो सब आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाती है। जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, ये तीनों ही आपकी कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है उसमें नहीं आएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। The average annual consumption of material is 20,000 kg at a price of rupees 2 per kg. The storage cost is 16% on average inventory and the cost of placing an order is rupees 50. How much quantity is to be purchased? जो अभी आपने जितना कुछ भी EOQ के बारे में पढ़ा है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, उसी से रिलेटेड अब आपका ये न्यूमेरिकल बना कि सामग्री की औसत वार्षिक खपत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर 20,000 किलोग्राम है। यानी कि एक वर्ष में मटेरियल कितना लगता है, 20,000 केजी लगता है, और उसकी कॉस्ट कितने की है, 2 पर केजी कॉस्ट है। औसत इन्वेंट्री पर भंडारण की लागत, जब उसको आप भंडारण करके रखते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, तो वहां पर उससे 16% कॉस्ट आती है। और ऑर्डर देने की लागत 50 रुपए, और जो आप ऑर्डर कर रहे हैं तो एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट आती है वो 50 रुपए आती है। तो आपको ये बताना है कि कितनी मात्रा खरीदी जाए, यानी कितनी क्वांटिटी आप परचेज करें कि आपके लिए वो चीज सही रहे। बहुत ज्यादा आपको एक तरह से क्या है कि उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट ना हो, इन्वेस्टमेंट आपका कम रहे और वो इकोनॉमिक रहे। यहाँ पर आपको EOQ ही निकालना है। तो अभी EOQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। क्या हो जाएगा, 2 × R × CO, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग अपॉन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग या फिर हैंडलिंग कह सकते हैं। यहाँ पर रूप आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे, इसे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपके टू तो रहेगा ही एज इट इज, जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्मूले में। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 20,000। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मंथ में देता तो हम इसे मल्टीप्लाई 12 से कर देते तो हमारा जो है वार्षिक निकल आता। ऑलरेडी वार्षिक बताया है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 20,000 यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में खुद बताया है 50 रुपए है, डायरेक्ट आप 50 रुपए यहाँ पर लिख लेंगे। अपॉन में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरिंग नहीं दिया, परसेंटेज में बताया कि 16%। अब ये 16% किसका होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके प्राइस दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर 16% कहेगा तो आपका कितनी एक किलो को रखने की जो लागत होती है, 1 kg को रखने की लागत होगी, उसी से बेस निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 2 रुपए जो दे रखा है इसका ही 16% आपको निकालना है। इसका 16% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 0.32। इसका 16% कितना आ जाएगा, 0.32। तो कितनी लागत आ जाएगी, 0.32। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले आपस में सब कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब आप पहले भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 लाख।
20 लाख आ जाएगा और फॉर्म में वही आ जाएगा आपका 0.32। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आएगा 62,50,000। ये आपका डिवाइड करने पे आ जाएगा। फिर हम इसका निकाल लेंगे रूट, रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 625 का आपको पता ही है कितना रूट हो जाता है, 25 हो जाता है। और यहाँ पर 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका रूट निकल के कितना आ जाएगा 2500। यानी कि जो 2500 यूनिट्स होंगे उतने आपको क्या करने हैं, कि ये केजी में था तो आपका आंसर केजी में हो जाएगा। तो 2500 केजी आपका ईओक्यू निकल करके आ रहा है। यानी कि एक बार में कितने में ऑर्डर करेंगे, 2500 का करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में आता है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आपको निकालना है और ईओक्यू क्या होता है, कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ईओक्यू ही निकालना है। यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एवरेज कंजप्शन बता दिया है यहाँ पर 3125 kg, ऑर्डर कॉस्ट है 200 की, प्राइस पर यूनिट 50, कैरिंग कॉस्ट है 10%। सेम वैसा ही निकलना है। आपको आर पता है, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पीओ भी आपको पता है, प्राइस पर यूनिट यहाँ पर 50 दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट 10% है, तो 50 का 10% निकल आएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग भी निकल आएगा। आपको फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि कितना निकल करके आपका ईओक्यू आ रहा है। और सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर से कमेंट करना है। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं। आप लोग सॉल्व किया करिए, जो भी क्वेश्चन मैं दिया करूँ उसको कमेंट जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the minimum stock level and average stock level of raw material A are 4,000 and 9,000 units respectively, find out its reorder quantity। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि कच्चे माल ए का न्यूनतम स्टॉक स्तर और औसत स्टॉक स्तर के अनुसार 4,000 और 9,000 यूनिट्स हैं तो इसकी पुनः ऑर्डर मात्रा क्या है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एक किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो वो वीडियो देख लीजिए। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन इस बार भी बन सकते हैं क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको निकालने के लिए आपको एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है नहीं बताया गया है रीऑर्डर लेवल के बारे में। तो इस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए जो एवरेज स्टॉक लेवल है उसको लिख लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि क्वेश्चन में आपके दे ही रखा है। इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है, प्लस में आ जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन हो जाएगा 2। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। आपको क्वेश्चन में बताया है कितना है 9,000 का, इसको नोट कर लेंगे ये वाला। और उसके बाद मिनिमम जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 का, उसको नोट कर लीजिए। प्लस में रीऑर्डर नहीं दे रखा हमें तो उसे हम एक्स मान लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9,000 जो है आपका उधर, ये 4,000 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद जब सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 5,000 आएगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब एक्स यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा और 5,000 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000। तो यही 10,000 क्या है हमारा जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो हो जाएगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको जब तक सारे फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तब तक आप ये तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है इस बार आपका न्यूमेरिकल बनाकर भी पूछ सकता है, या आपस में क्या उसका रिलेशन होता है, या हो सकता है सिर्फ ये फॉर्मूला ही आपसे पूछ ले। तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीऑर्डर लेवल इज, तो पुनः ऑर्डर स्तर क्या होता है। ऑर्डर की जाने वाली मात्रा होती है, ऑर्डर देते समय स्टॉक में होने वाली मात्रा, स्टॉक में न्यूनतम मात्रा, स्टॉक में अधिकतम मात्रा। तो रीऑर्डर लेवल, या इसको ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, आदेश बिंदु भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ऑर्डर पॉइंट भी कहा जाता है। तो रीऑर्डर लेवल क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी या फिर वो जो कि आपके स्टॉक में ऑर्डर देते समय स्टॉक में होने वाली मात्रा। तो यहाँ पर जो रीऑर्डर लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास स्टॉक जब आप दोबारा से ऑर्डर कर रहे हैं तो किस लेवल तक आपको पहुंच जाना है कि दोबारा से आपको ऑर्डर करना चाहिए, वो वाली मात्रा हो जाती है रीऑर्डर लेवल। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पॉइंट ए सही है कि क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो नहीं होगा, कितना आपके पास अब बचा है कि अब आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, वो मात्रा होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यहाँ पर अधिकतम स्टॉक स्तर का फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूलेस दे रखे हैं। अगर आपने फॉर्मूला वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम, या फिर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकाला जाएगा, डी पॉइंट होगा वो करेक्ट होगा। इससे कुछ समझना नहीं है आपको, ये आपको फॉर्मूलाज याद ही करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर निम्न से कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। Danger stock level is less than reorder level. Danger stock level is higher than reorder level. Danger stock level and reorder level is same. None of these. तो यहाँ पर कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट होगा, ये पूछा गया, हो सकता है कोई भी करेक्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा करेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, जो रीऑर्डर लेवल होता है वो एक ऐसा लेवल होता है कि वहां पर आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। उससे नीचे भी अगर आप जा रहे हैं तब भी आप ऑर्डर नहीं कर रहे तो वो आपका डेंजर लेवल हो जाएगा। तो डेंजर स्टॉक लेवल जो होता है वो रीऑर्डर लेवल के नीचे होता है, से कम होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कुछ वैसा नहीं था, समझ में आना चाहिए बस कि कौन सा लेवल क्या कब आता है या कब उसका क्या काम होता है। वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जो वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीव्ड इशू एंड बैलेंस आइटम्स ऑफ मटेरियल इन स्टोर आर इंटर्ड इन डैश। जो स्टोर में सामग्री की प्राप्तियों, मुद्दों और शेष मदों के मात्रात्मक रिकॉर्ड डैश में दर्ज किए जाते हैं। स्टोर लेजर में, बिन कार्ड में, कॉस्टिंग पीएनएल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉस्टिंग पीएनएल जो आपका रहेगा, यानी कि जो लागत 3 पॉइंट इसका है, लागत लाभानी खाता जो होता है इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, लागत पीएनएल। और नन ऑफ दिस, तो इसमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो मात्रात्मक होते हैं कि कितनी मात्रा में रिसीव हुआ है, कब कितना इशू किया गया है और कितना अब बैलेंस बचा है, तो जो जिसमें भी उसको रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो उसको बिन कार्ड कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे एक चीज से ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, मात्रात्मक रूप में बात की जा रही है। जब मात्रात्मक रिकॉर्ड होगा तो आपका बिन कार्ड में आएगा। जो बिन कार्ड बनाया जाता है उसमें इन सारी चीजों की कितनी क्वांटिटी में आई है, प्राइस से मतलब नहीं होगा, मेन होती है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आई है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है बिन कार्ड। व्हाट इज बिन कार्ड? तो a bin card is a record that tracks the quantity and movement of items। इसके बिन कार्ड के साथ, क्योंकि पिछली बार जो आपका पेपर आया है उसमें आपके स्टोर लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं, तो बिन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस बार पूछे जा सकते हैं, इसको समझ लीजिए बेटर होगा। तो यहाँ पर बिन कार्ड जो होता है वहाँ पर क्वांटिटी और मूवमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में रिसीव हुआ, कितना इशू किया गया, अब बैलेंस कितना बचा है। ऑफ आइटम इन ए स्टोरेज लोकेशन ऑल्सो नोन एज ए बिन। स्टोरेज लोकेशन जहां पर आपने स्टोर किया हुआ था उस लोकेशन, सिर्फ उतने की ही बात हो रही है, बाकी जगहों पर की बात नहीं हो रही। जहां पर स्टोर किया गया था स्टोरेज में है, उस लोकेशन पर कितना आपके पास क्वांटिटी में बैलेंस है या आया है या फिर गया है वहां से। ऑल्सो नोन एज बिन, इट्स यूज इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू हेल्प द मैनेज इन्वेंट्री एंड इंश्योर दैट देयर आर एडुकेट स्टॉक लेवल्स। क्योंकि इंश्योर करता है, एक तो हेल्प करता है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में, दूसरा इंश्योर करता है कि स्टॉक के लेवल्स क्या हैं। तो यहाँ पर ये बिन कार्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया हो आपको क्या होता है बिन कार्ड और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अब ये देख लीजिए कि व्हाट डज अ बिन कार्ड इंक्लूड। तो सबसे पहले आइटम का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, कि आइटम का विवरण किस तरह का है वो। यूनिट ऑफ मेजर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द आइटम, कि माप की इकाई क्या है, किस तरह से इसको किया जाता है। जैसे कि अभी आपने केजी में क्वेश्चन अभी ईओक्यू में देखा कि उसको किसमें मापा जा रहा था, किलो में मापा जा रहा था। रीऑर्डर लेवल, द लेवल एट विच द आइटम शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि पुनः ऑर्डर का स्तर क्या है, कितना हमें उसे दोबारा से ऑर्डर कर देना चाहिए। और उसके अलावा लास्ट ट्रांजेक्शन और डेट की, द डेट ऑफ द लास्ट ट्रांजेक्शन फॉर द आइटम, कि कब उसका अंतिम जो था, अंतिम रूप से उसका ट्रांजेक्शन किया गया था, किसको स्टोर को दे दिया गया है, कब इशू किया गया है, वो उससे रिलेटेड है। स्टॉक लेवल, द करेंट क्वांटिटी ऑफ द आइटम इन द बिन, अभी करेंट में कितना स्टोरेज है हमारे पास उस आइटम का। तो ये आपका बिन कार्ड में सारी चीजें होती हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
बिन कार्ड शोज डैश एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। बिन कार्ड किसी भी समय डैश दिखाता है। सामग्री का मोल, सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की मात्रा, उपरोक्त सभी। ये बिन कार्ड जो है वो क्या शो करता है? वैल्यू ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, या फिर इन तीनों को ही दिखाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके बारे में समझाया आपको कि बिन कार्ड मेनली क्या चीज दिखाता है। मेनली दिखाता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की कितनी मात्रा में सामग्री है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत से बच्चे इसमें, अगर आपको नहीं पता, ऑल ऑफ टाइप ऑफ लगा देंगे, लेकिन वो वैल्यू नहीं बताता, क्वालिटी नहीं बताता, सिर्फ वो आपकी क्वांटिटी बताता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होगा, सारे क्वेश्चन को समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से करिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसको कमेंट करिएगा उसका आंसर। और नेक्स्ट वीडियो जिस पे आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।